इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बड़ी बहस में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। ये दूसरी बार था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट से बजट पेश किया, लेकिन इस बजट से लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए एक एक बात कही। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि जुर्माना भरकर 2 साल पुराना आईटी रिटर्न्स अपडेट करने की सहूलियत दी गई है। इस बार डिजिटल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में 5G सर्विस की फी लॉन्चिंग होगी। बजट में किसानों को बड़ा लाभ देने की भी कोशिश की गई है। अब एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों में के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। साथ ही राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को भी कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा देश में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया। 200 चैनल पर पीएम ई विद्या से पढ़ाई होगी। वही 16 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगे और इसके अवसर भी पैदा किए जाएंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट पर विपक्ष ने जमकर सवाल भी खड़े किए। विपक्ष ने बजट को उद्योगपतियों की जेब भरने वाला बताया। विपक्ष ने कहा कि इस बार के बजट में सिर्फ निराशा हासिल हुई है। बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने बजट को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि बजट में नौकरी पेशा युवा, किसान, गरीब और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया। सीएम ने इस बजट को आमजन की जेब खाली करने वाला बताया। The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. इस बजट ने भी देश के आम लोगों को निराश किया है, देश के किसानों को निराश किया है, देश के युवाओं को निराश किया है। इनके केंद्र बिंदु में इस बजट में न युवा है, न रोजगार है, न किसान है, न गरीब है, न महिलाएं हैं। केवल और केवल चंद उद्योगपति इस 8वें बजट में जो आज प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल कुछ उद्योगपति हैं। आप देखिए कि इनकम टैक्स की रिबेट के लिए आम सरकारी अधिकारी कर्मचारी वेट कर रहा था। इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स 18% से 15% कर दिया गया है। कॉरपोरेट को छूट दी गई है जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल पर 50 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 15% टैक्स लगेगा। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट करते थे और अपना काम चलाते थे उनको भी टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी। वर्चुअल एसेट्स पर अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 2022 के बजट की 20 बड़ी बातें क्या हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। आगे बढ़े तो आपको बता दें कि आईटीआर में भूल सुधार के लिए 2 साल का मौका मिलेगा। सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगी।
आरबीआई देश में डिजिटल करेंसी लाएगा। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। डिजिटल करेंसी से आमदनी या घाटे पर भी 30% टैक्स लगेगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा। अगर आपको बताएं तो गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है। स्कूलों में पढ़ाई के लिए ई विद्या का विस्तार किया जाएगा। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पॉलिश, हीरे, चमड़े के सामान, खेती के सामान, विदेशी मशीनें, कपड़े भी सस्ते होंगे। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाएंगे। अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। तो अब ऐसे में तमाम बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो ये बजट पेश किया गया है ये निराशाजनक है। भाई सरकार ये कह रही है कि हमने 25 साल का ये बजट जो है वो पेश किया, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसकी वजह से अब आम जनता की जो तमाम परेशानियां वो दूर होंगी। महिलाओं को लाभ मिलेगा, छात्रों को लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा होंगे। शुरुआत करते हैं डिबेट की चर्चा की कि आखिर ये बजट कितना कारगर है और क्या सच में रोजगार के मौके उत्पन्न होंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, नितिन व्यास जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मुखर प्रवक्ता है, अपनी बात बड़े ही निष्पक्ष तरीके से रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई दूसरी ओर सचिन जैन जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, सीधा सवाल आपसे ही करते हैं, ये बजट कितना खास रहा और जो उम्मीदें, जो बातें लगातार कही जा रही हैं, क्या उन उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाई है? हाँ, नमस्कार सर। देखिए सर, कोई भी सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए फंड एलोकेट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कृषि, मेडिकल, एजुकेशन, डिफरेंट होते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में, आज की हिंदुस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और जो सबसे मूलभूत समस्याएं इस समय हमारी इकोनॉमी के सामने हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसको लेके कोई भी रोड मैप इस बजट के अंदर नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी मूल समस्या इस कोरोना काल में आई थी वो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर थी और दूसरा नरेगा को लेकर थी। 2019-20 के अंदर इस सरकार ने मनरेगा बजट जो 1,17,000 करोड़ था उसको घटाकर 2020-21 के अंदर 73,000 करोड़ कर दिया। और इस बजट में उस आंकड़े के बारे में कोई जिक्र नहीं है। दूसरा, माइग्रेंट लेबर्स की एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी। पूरा हिंदुस्तान 2 सालों तक सड़कों पे था जब लॉकडाउन लगा। उसको लेके भी सरकार ने घोषणा की थी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की। उसको लेके भी कोई इस सरकार का दिशा निर्देश नहीं था। तीसरी बड़ी समस्या जो इसमें थी, जो मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है एक सेविंग प्रधान देश है और सेविंग्स, बचत जिसको बोलते हैं, कोई भी इकोनॉमी का एक आधारमूल होता है। तो अगर इस बजट के अंदर सरकार सैलरीड एम्प्लॉय या मिडिल क्लास को कुछ छूट देती, जैसे ATC हमारा इनकम टैक्स सेक्शन है, मेडिकल के रिलेटेड है, तो जहाँ पर उसको टैक्स की सेविंग भी होती और जहाँ पर उसके बदले में अपनी सेविंग्स भी कर पाता, तो उस तरफ भी इस सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, बल्कि टैक्स स्लैब्स आपकी बिल्कुल सेम है। चौथी चीज जो बड़ी हास्यास्पद लगती है कि इस सरकार ने बोला है कि हम लोग 30% टैक्स लगाएंगे वर्चुअल डिजिटल असेट्स के ऊपर, जिसके बारे में अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई कानून नहीं है। इवन आपका सेबी और आपका RBI भी इस बारे में कोई गाइडलाइंस बनाया नहीं है अभी तक भी। उसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि हम उस पर 30% टैक्स लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल समझ से परे ही चीज़ है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इनका एक सिस्टम है कहने के लिए, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग MCA 21 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है, जिसमें हमारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं, तो MCA 21 का वर्जन 3 लेकर आएंगे, जिसमें कि डेटा एनालिसिस होगा,
आपका ई कंसल्टिंग है, ई मैनेजमेंट है, बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेकर आएंगे, मशीन लर्निंग लेकर आएंगे, तो उसके बारे में ना कोई जिक्र है। और वस्तु स्थिति ये है कि आज की तारीख में ये कुछ भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सिर्फ हमारा पक्ष ये है कि इस बजट में सिर्फ नामकरण किया गया है, अमृतकाल, शक्ति गति, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है। और सर आप ये देखिए कि पिछले अगर 7 साल का लीजिए, देखिए आप आंकड़ों में मत जाइए कि जीडीपी कितनी है, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना, ये तो सब आंकड़े हैं और भाजपा इसमें जादूगरी करती है। लेकिन पिछले 7 साल का अगर आप टेन्योर देखें तो जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, जो इंडिया के टॉप 3-4% की इनकम है और जो उसके नीचे तबके की, उस डिस्पैरिटी में उसमें बहुत बड़ा एक खाई आई है। तो उस खाई को पाटने की जरूरत थी और उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीका था कि आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना था, आपको परचेसिंग पावर इंडिया में जनता की बढ़ानी थी। उस तरफ आपका कोई चलिए ठीक है जैन साहब देखिए आपने तमाम वादे किए, ठीक है आता हूं मैं सर। सरकार ने तमाम बड़े वादे किए, उन्होंने कहा कि हमने हर एक वर्ग को देखकर समझकर परखकर इस बजट को तैयार किया है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दूरगामी ये बजट है, हमने आने वाले वक्त को भविष्य को देखकर उन्हें समझकर ये बजट जो है वो बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हर एक वर्ग के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्याज जी ने कहा कि क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूशन एक भी नहीं है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा शून्य है ये बजट। दुबे जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यास जी क्योंकि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं तो वो तो यही कहेंगे, वो कभी भी किसी भी बात में अगर सत्ता का साथ दे दें तो फिर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा सकती। तो मैं आपको सिर्फ इस बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 35% अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर देश के लिए नहीं है? उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये बजट आएगा, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ये बजट आएगा, वो पॉलिटिकल बजट होगा, इलेक्शन के लिए होगा, तीन राज्यों में चुनाव है, उससे रिलेटेड लॉलीपॉप्स मिलेंगी। मगर मोदी सरकार हमेशा जनता के लिए बजट बनाती है, देश के लिए बजट बनाती है। कभी कोई एक टारगेट लेके या ओरिएंटेड होके कि हाँ सिर्फ 3 महीने के लिए सोच के बजट नहीं बनाती, देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास हमारा हमेशा से एक मूल उद्देश्य रहा है, उसी को लेते हुए बजट था। आज 1 लाख करोड़ रुपए अगर राज्य सरकारों को दिए जाएंगे बिना इंटरेस्ट के, वो इंटरेस्ट केंद्र सरकार वहन करेगी, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता तक ही पहुंचेंगे ना। वो जो है वो मूलभूत सुविधाओं में लगेंगे। वो आज कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो 35% किस में जाएगा, फिर उन्हीं चीजों में तो जाएगा। आज शिक्षा को लेके बात आती है तो ई लर्निंग के ऊपर जाके बात शुरू की है इन्होंने कि जो व्यक्ति आज जो बालिकाएं स्कूल नहीं पहुंच पा रही थी, कैसे भी उन तक वो चीजें पहुंचाई जा सके। आज स्कूल्स खुलेंगे, आज अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, रोड अगर कनेक्टेड होगी, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई है, रोड कनेक्टेड होगी तो क्या किसान का माल मंडी तक नहीं पहुंचेगा? क्या अगर 5 रिवर्स को जोड़ने की योजना को लाया गया है तो 5 रिवर्स जोड़ने से क्या हर जगह पर हर स्टेट को फायदा नहीं मिलेगा? आज एक बजट की बात करें तो बजट के अंदर 42% जनता को राज्य सरकारों को देने की बात की गई है, 9.2% अनुदान देने की बात की है, यानी 51% ऑफ द जीएसटी रिसिप्ट वो सरकार राज्य सरकारों को दी जाएगी। तो क्या वो जीएसटी रिसिप्ट सरकार किसी जो राज्य सरकारें हैं वो क्या जनता के लिए काम में नहीं लेगी? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जनता का बजट नहीं हुआ? अगर हम ये कह देते कि हाँ ठीक है साहब, हम 5 कॉलेज ये बनाएंगे, 10 ये बनाएंगे, हमने इंक्लूड करके सब चीजें बोली कि 35% यानी टोटल जीडीपी हमारा जो बजट है उसका 35% 7.5 लाख करोड़ रुपए हम विकास के कार्यों में लगाएंगे, जो कि आधारभूत सुविधाएं होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ना कि 1 साल में खत्म होने वाले खर्चे। तो बेसिकली है तो वो एक वही चीज ना जो वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब ये नहीं मिला। नहीं देखिए आपने यहाँ पर एक बात का जिक्र किया कि हमने एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने की बात कही है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी और मैंने वो ट्वीट भी किया था कि एजुकेशन के बजट को तो आपने कम कर दिया। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, आप ये कहते हैं कि हम सारी चीज़ों को डिजिटल करेंगे, लेकिन आखिर उसके बजट को जब आप कम कर दे रहे हैं तो आखिर कितना बुरा प्रभाव वहां पर पड़ेगा, ये तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप अगर बजट के आंकड़ों को देखेंगे, यानी बजट का जो ट्रायल बैलेंस है या बैलेंस शीट आप उसको देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो बजट था उस बजट से इस बार के बजट के एक्सपेंसेस
थोड़े बहुत बढ़े हुए ही हैं, हर एक सेक्टर में कहीं भी कम नहीं किया है। हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो भी हमारी सरकार हर एक सेक्टर को पूरा अमाउंट देना चाहती है, पूरा उसके ऊपर खर्च करना चाहती है और किसी भी सेक्टर को अछूता नहीं रखा गया है। आज बात करते हैं कि जो किसानों के लिए बात आएगी, अगर जो थोड़ी देर बाद आप वो बात करेंगे, तो किसानों के लिए पहली बार एमएसपी को डायरेक्ट उनके खातों से लिंक करने की बात की गई है। तो बिचौलिए जो थे वो सब बीच में से समाप्त होंगे, तो एमएसपी डायरेक्ट उसके खाते में आती है। वो कितना संपन्न होगा ये आप सही सोच सकते हैं। कोरोना काल में आर्थिक सर्वेक्षण में भी था कि खाली और खाली हमारा खेती वाला जो सेक्टर है उसका जीडीपी की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी भारत में खेती को देखा जाता है, समझा जाता है और ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरकार सोच रही है। हम आपको और हमें पता है बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि ये खाद की वजह से या उर्वरकों की वजह से नेगेटिव इफेक्ट अपनी हेल्थ पे आ रहा है। हेल्थ के बारे में सरकार सोच रही है। ई पोर्टल बनाया गया है, लैंड बैंक के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री लैंड बैंक लाया गया है। एक नेशन एक लैंड बैंक को लेकर योजना जो सरकार कहती है वो कर रही है। आज हर एक क्षेत्र में सरकार ने इस बजट में हर एक क्षेत्र के लिए कोई ना कोई चीज लाने की कोशिश की है, कोई ना कोई एक सौगात दी है। पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन कोर बैंकिंग से नहीं, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल इंचार्ज साहब, देखिए आपने कहा, सरकार ने कहा कि हमने सभी वर्गों को देखकर हमने ये बजट पेश किया, लेकिन देखिए नाराजगी है। अगर हम विशेष तौर पर बात करें, देखिए मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, उनके हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो व्यास जी मैं आपके पास आता हूं, आप खुद सीए भी है। जो स्लैब्स है इनकम टैक्स के, देखिए आम जनता के अगर नजरिए से हम देखें तो वो विशेष तौर पर इंतजार ये कर रहे थे कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, सब्जियों के दाम कम होंगे, इनकम टैक्स के जो स्लैब बने हैं उसमें कमी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन शायद अगर मैं गलत हूं तो बोलेगा, 2014 के बाद इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया गया, न बढ़ाया गया न घटाया गया। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें तो ये थी कि स्लैब्स में कमी होगी, आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? आपको ये कह रहा हूँ कि इस सरकार का टारगेट सिर्फ नीचे तबके के लोग, मिडिल क्लास लोगों को खत्म करने के लिए है। इस सरकार के अगर आप पिछले 7 साल का बजट का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 1-2% जो आपके टॉप बिजनेस हाउसेज हैं उनको लेके ही बजट बनता है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या कारण था कि आपने स्लैब्स नहीं बढ़ाई? आप चलिए स्लैब्स नहीं बढ़ाते, आप उनको सेविंग्स की लिमिट बढ़ा दो। अभी आपकी 1.5 लाख रुपए की लिमिट है एटीसी की, आप उसको बढ़ा के 2.5 लाख 3 लाख कर देते तो आपका टैक्स भी सेविंग होता और एक सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से आपका अमाउंट भी वहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, जो कि मैंने आपको कहा कि सेविंग्स करनी भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बड़ी परे है। कहीं ना कहीं तो आप उसको छोटी बहुत राहत देते किसी भी एसएससी को, और खास करके इंडिविजुअल्स को। कॉर्पोरेट टैक्स आप कम किए जा रहे हैं तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम आपकी इसलिए धीरे धीरे बढ़ रही है। और वैसे भी एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत कम ही ऑप्शंस होते हैं कि जहां वो अपनी सेविंग्स या टैक्स को बचत कर सकता है। दूसरी चीज सर मैं आपको बताऊं कि 2014 के बाद से जब से सरकार आई है सिर्फ हवाई बातें हुई है। इसके अंदर आपने देखा है कि इन्होंने सबसे 2014 में जुमला लेकर आए थे मेक इन इंडिया, उसके बाद में स्किल इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, फिर स्टैंड अप इंडिया। आज इन चीजों का धरातल पे क्या स्थिति है? अब ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमको अगले 25 साल का विजन दिखा रहे हैं। अरे आप अभी जो करंट सिचुएशंस है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी हुई, आपकी खाद्य पदार्थ की कमी हुई, गरीबी हुई, आप इनको एड्रेस करिए ना। ऐसा कोई प्लान लेकर आइए कि अगले 2-3 सालों के अंदर इन सब चीजों पे आप काबू पा सकें। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी परचेजिंग पावर। जब तक परचेजिंग पावर आप नहीं बढ़ाएंगे आम जनता की, आम इंसान की, तब तक आपकी इकोनॉमी वेलोसिटी नहीं आएगी। जब तक आपका मनी रोटेट नहीं होगा बाजार में, आप सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं अमाउंट को ले जाके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर भी क्या रहे हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे से खर्च करने के बाद में कुछ सालों बाद आप वही इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट हाथों के अंदर दे देते हैं। तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि आने वाले सालों के अंदर बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी जहां आपका रेलवे, आपका एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड, ये सब निजीकरण में चला जाएगा। तो आज आप सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पे खर्च कर रहे हैं, तो मतलब समझ से परे है सारी चीजें। चलिए ठीक है, बिल्कुल व्यास जी, देखिए आपने अपनी बातें रखी और जयंत साहब आपके पास मैं आऊंगा, इसका जवाब लूंगा कि आखिर इनकम टैक्स के स्लैब में क्यों नहीं बदलाव हुए, क्योंकि आम जनता को उम्मीद थी कि टैक्स में कमी जो है, थोड़ी बहुत छूट जो है वो दी जाएगी। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिबेट की शुरुआत करेंगे। एक ब्रेक। गुड मॉर्निंग आंटी। ये खुशी ना स्कूल